हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स हब। आज हम बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अभी तक हम लोगों ने न्यूटन का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, द सेकंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट अ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? उतना ही फोर्स लगाएगा जितना फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पे लगा रहा था। These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction। मतलब कि वो दोनों फोर्स जो है वो बिल्कुल इक्वल है बट डायरेक्शन उनकी डिफर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक जैसे कि एक कोई रॉकेट है, वी हैव अ रॉकेट हेयर, ये एक रॉकेट है, बड़ा डिज़ाइनर टाइप का रॉकेट है, ठीक है। अब इसमें भरा होता है, एक रूम टाइप का होता है, इसमें भरा होता है खूब सारा फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे मान लो फ्यूल भरा है। अब क्या होता है, फ्यूल में लगाई जाती है फायर, तो ये फ्यूल जलने लगता है। जब जलता है तो ये फैलता है, ठीक है। ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जब ये जलेगा, बर्न होगा तो इसमें ये फैलेगा। बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो ये दीवारें तो इसे निकलने नहीं देती, तो एक नीचे एक रास्ता बना के रखा जाता है जहाँ से ये फ्यूल बर्न होकर निकलता है। तो रॉकेट क्या कर रहा है? फ्यूल को बाहर निकाल रहा है, इधर साइड डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में बाहर निकाल रहा है रॉकेट फ्यूल को। और फ्यूल क्या करेगा? फ्यूल उसी दूसरी डायरेक्शन में रॉकेट को भेजेगा। मतलब कि रॉकेट ने फ्यूल को नीचे की डायरेक्शन में भेजा तो फ्यूल जो है रॉकेट को ऊपर की डायरेक्शन में उठाएगा। तो ये सिंपली एक्शन रिएक्शन फोर्स से ही रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ता है। अब इसमें रॉकेट को ना तो रॉकेट ना एयर की ज़रूरत होती है इसको चलने के लिए, क्योंकि ये तो ऊपर जाता है ना, जहाँ पर वो वायुमंडल नहीं है, जहाँ पर वायु नहीं है। तो सिंपली क्या होता है कि रॉकेट ने फ्यूल को नीचे की तरफ धक्का दिया और फ्यूल ने रॉकेट को ऊपर की तरफ उठाया। तो ये बेसिक सा एग्जाम्पल है न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। जैसे कि कोई एक गन है, ठीक है, एक कोई गन है और उसमें बुलेट है। बुलेट हमने चलाई, ये डिज़ाइनर गन है मेरी, इससे मैंने बुलेट को चलाया। अब गन ने क्या किया? इस पर बुलेट को फोर्स लगाया, बुलेट आगे बढ़ गई, ठीक है। अब बुलेट क्या करेगी? बुलेट भी एक फोर्स लगाएगी गन पर, बट अपोजिट डायरेक्शन में। तो गन पर जब फोर्स लगाएगी तो गन थोड़ा सा पीछे हटेगी। थोड़ा क्यों पीछे हटती है? बुलेट ज़्यादा क्यों आगे जाती है? क्योंकि फोर्स तो इक्वल लग रहा है, फोर्स जो है वो सेम लग रहा है, बट जो गन का जो मास है वो ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू बुलेट। अब जब बुलेट का मास कम है तो वो अपना बढ़िया से चली गई आगे, लेकिन गन का मास काफ़ी ज़्यादा होता है तो वो थोड़ा सा ही पीछे जाती है। तो ये फोर्स तो इक्वल मैग्नीट्यूड का है, लेकिन जो भी एक्सेलरेशन हो रहा है वो डिपेंड करेगा मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या था? ज़्यादा था, और जो गन थी उसमें एक्सेलरेशन कम था, क्योंकि मास F = ma पढ़ा है ना, F = ma। अब देखो m और a, अगर हम m को यहीं रखें तो a चला जाएगा, 1/a हो जाएगा, ठीक है। क्लियर करके बताते हैं। जैसे F = ma पढ़ा है, F = ma। अगर m को हमने यहीं पर रखा और a को दूसरी साइड भेजा तो वो अपॉन में चला जाएगा। अब इक्वली प्रोपोर्शनल तो है नहीं ये, ठीक है। अगर प्रोपोर्शनल होता तो ये ऊपर होता, मतलब अगर मास बढ़ता तो एक्सेलरेशन बढ़ता, लेकिन अभी क्या है? अपोजिट है। तो मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। मतलब कि गन का मास ज़्यादा था बुलेट के उसमें, तो बुलेट का मास कम था। तो जब मास बढ़ा, गन का मास बढ़ा, तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? कम हुआ। और जब मास कम हुआ तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? बढ़ा। सो डिपेंड करता है कि बॉडी का, ऑब्जेक्ट का मास कितना है। अगर मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा।
सो इसी वजह से बुलेट तो काफ़ी आगे चली जाती है, लेकिन जो गन है वो थोड़ा सा ही पीछे जाती है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कभी कभी कैसे हादसे हो जाते हैं जब आप उसको न्यूटन के लॉ को आप ध्यान में नहीं रखते हो। ठीक है, तो लेट्स सी। जैसे ये भाई साहब गन चला रहे हैं, इन्होंने गन को पकड़ा ही नहीं ठीक से। अब गन ने इनको, बुलेट आगे गई और गन पीछे की साइड गई, तो इनके लगी चोट। इन मैडम ने भी पकड़ के नहीं रखा है ठीक से। तो बुलेट जब पीछे आई, बुलेट जब आगे गई और जो गन थी वो पीछे आई, तो इन्होंने क्योंकि पकड़ा नहीं था ठीक से, और ये फोर्स लगा और ये इनके भी चोट लगी। एक वी हैव वन मोर एग्जाम्पल। ये देखिए, जैसे फायर बुझाने की कोशिश कर रहे थे ये भाई साहब, लेकिन इन्होंने पाइप को ही ठीक से नहीं पकड़ा। तो क्या हुआ, वाटर ने फोर्स लगाया, पाइप ने वाटर के ऊपर फोर्स लगा रहा था, वाटर बाहर निकल रहा था। अब वाटर ने जो पाइप पर फोर्स लगाया वो ये हैंडल नहीं कर पाए। सो इसके लिए भी काफ़ी अच्छी खासी ट्रेनिंग लगती है। तो सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्शन रिएक्शन फोर्स, या कहें इसको लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन या थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसी में एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई एक बोट है, बोट को चलाने के लिए एक पतवार की ज़रूरत होती है। अब ये क्या करता है, जो आदमी होता है वो इसको पीछे की साइड मारता है। ठीक है, तो जो वाटर है वो बोट को क्या करता है, आगे की साइड ले जाता है। ठीक है, ये एक्शन रिएक्शन फोर्स है। ये इस साइड मारेगा तो वाटर दूसरी साइड ले जाएगा। अब जैसे कि कोई स्विमर है, वो क्या कर रहा है, स्विमिंग करता है, तो वाटर को पीछे की तरफ डालता है, वाटर को वो पीछे की तरफ डालता है, तो जो पानी होता है वो स्विमर को आगे की तरफ धकेलता है और वो स्विम कर लेता है सिंपली। ठीक है, ऐसे ही बर्ड, जैसे बर्ड कोई होती है, वो अगर फ्लाई करेगी तो वो पंखों को नीचे की तरफ, अपने हवा को नीचे की तरफ मारती है, तो जो एयर है वो बर्ड को ऊपर की तरफ उड़ाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए एक्शन रिएक्शन फोर्स के, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के, न्यूटन्स के। अब है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। If a group of bodies are exerting force on each other, that is interacting with each other, अगर कोई दो बॉडीज़ हैं वो आपस में इंटरैक्ट करती हैं, कोलिजन करती हैं, तो जो पहले उनका मोमेंटम था, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम या सेम रहता है। ठीक है, देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड बिफोर एंड आफ्टर द इंटरसेक्शन, प्रोवाइडेड देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स उन पर काम नहीं कर रहा है तो मोमेंटम उनका सेम रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये दो बॉडीज़ हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ये बॉडी है, एक इस दूसरी बॉडी है। इसका फर्स्ट बॉडी का मास है m1 और सेकेंड बॉडी का मास है m2। ये u1 जो इसका स्पीड थी, वेलोसिटी थी, u1 थी, और इसकी थी u2। अब कोलिजन हो गया, तो कोलिजन के बाद वेलोसिटी इसकी हो गई v1 और दूसरे m2 वाले की वेलोसिटी हो गई v2। अब कोलिजन हो गया है तो मास में तो कोई चेंज आया नहीं है, वेलोसिटी चेंज हुई है। तो इसको देखो कैसे प्रूव करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि फोर्स सेम लगता है। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या है कि फोर्स सेम लगता है। फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल्स टू m a, m इज मास एंड a इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मीन्स पहले क्या वेलोसिटी थी v1 और बाद में क्या हो गई u1। ठीक है, पहले वेलोसिटी थी v1, बाद में थी v1 और पहले क्या थी u1। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, माइनस कर देंगे, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों पर ही फोर्स लग रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्स लग रहा है, इसमें देखते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है m1 v1 माइनस u1 अपॉन t टाइम में।
और दूसरी साइड में लग रहा है m2, दूसरे ऑब्जेक्ट पर m2, v2 माइनस u2 अपॉन में t। अब डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है, डायरेक्शन जब चेंज हो गई है तो साइन लगेगा माइनस का। अब इसको टी कैंसिल हो गया, m1 v1 माइनस u1 इज इक्वल्स टू m2 माइनस का और v2 माइनस u2। m1 v1 प्लस m2 v2 m1 u1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2 माइनस माइनस प्लस m2 u2। अब सिंपली फाइनल हमारा जो आंसर आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। इसका मतलब जो फाइनल मोमेंटम है उस सेकंड ऑब्जेक्ट का और जो ओरिजिनल मोमेंटम था, जो फाइनल मोमेंटम है और जो ओरिजिनल मोमेंटम था वो इक्वल बना रहा, वो इक्वल रहा, तो मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व रहा। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारा फाइनल क्या बन के आया, फाइनल हमारा बन के आया है फाइनल हमारा जो बन के आया है वो बन के आया है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। यानी कि जो पहले मोमेंटम था, जो आफ्टर कोलिजन मोमेंटम था और जो पहले मोमेंटम था वो इक्वल है। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूटन्स क्रेडल। अब इसको दिखाते हैं हम। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स क्रेडल। देखिए, एक जब लिया तो ऊपर भी एक ही जाएगा, दोनों साइड में एक ही एक जा रहा है। अब जब दो लेंगे, दो बॉल्स हम लेंगे, तब देखिए क्या होगा, तब दो दो जाएंगी, दो इधर दो उधर, दो इधर दो उधर, तो दोनों साइड ये कंजर्व रहता है। जिधर से इधर से इतना निकाला बॉल्स हमने, और उधर भी उतने ही निकलेंगी, दूसरी साइड भी उतनी ही बॉल्स निकल के आएंगी। जब 3 निकाली तो 3 निकल के आएंगी। ओके, सो ये हमने अभी पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। और अब इसका जो एग्जाम्पल है वो न्यूटन्स क्रेडल है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि अगर एक बॉल आप उठाएंगे तो एक ही बॉल आगे मूव करेगी दोनों साइड में, अगर दो उठाएंगे बॉल्स तो दो मूव करेंगी। ये बेसिकली था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अदर स्टूडेंट्स के साथ, तो उनको भी बेनिफिट हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।